हेलो साथियों, कृषि विज्ञान ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। कृषि विज्ञान में हम जनरल एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो विभिन्न एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इसका अच्छा खासा वेटेज होता है और ये लगभग सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसी वजह से हमने सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर को शुरू किया। मेन इसका मकसद है जो आपके आने वाले राजस्थान का कृषि पर्यवेक्षक और उत्तर प्रदेश में AGTA, कैन सुपरवाइज़र, इस तरीके के एग्ज़ाम बिहार में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये पूछा जाता है। आज का लेक्चर का पहला सवाल है, विच मशीन इज नॉट सुटेबल फॉर जीरो टिलेज अंडर क्रॉप रेजिड्यू कंडीशन। फसल अवशेष की स्थिति में जीरो टिलेज के लिए कौन सी मशीन उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी, जो कहता है रोटरी डिस्क ड्रिल। ये उपयुक्त नहीं है, इसके अलावा तीनों उपयुक्त हैं। तो सही आंसर हो गया बी। सवाल नंबर 2 है, वाई इज टिलेज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जुताई आवश्यक क्यों है? पहला है टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वीड्स को ख़त्म करने के लिए जुताई आवश्यक है। ये बात तो कुछ ठीक जम रही है। टू इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, नहीं, सॉइल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जुताई हम नहीं करते हैं। फिर अगला है टू प्रिपेयर गुड सीड बेड, अच्छी बीज सैया तैयार करने के लिए, तो ये भी ठीक है। फिर डी वाला है टू इंक्रीज इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल बढ़ाने के लिए क्या जुताई ज़्यादा करें तो सिंचाई जल वाटर बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। अब इसमें दो सही लगते हैं, तो देखो जो सबसे उपयुक्त होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। खरपतवार तो नष्ट किए जाते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जब हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं उस समय हमारा सीड बेड प्रिपेयर होते समय जितने भी खरपतवार हैं वो ऑलरेडी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, टू प्रिपेयर गुड सीड बेड। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑन सॉइल बल्क डेंसिटी। सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है उस पे टिलेज का प्रभाव क्या होगा? तो जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का सीधी परिभाषा वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी प्रति यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है किसी चीज का, वो उसकी क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। या कितनी चीज उसमें समाई है उस वॉल्यूम में, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। ठीक है। इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है पार्टिकल डेंसिटी जिसको हम लोग PD बोलते हैं, एक होता है बल्क डेंसिटी जिसको हम लोग BD बोलते हैं। ठीक है। यहाँ जो पूछ रहा है वो आपका क्या पूछ रहा है? बल्क डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो टिलेज करने से बल्क डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल्क डेंसिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉइल, और बटे में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस एयर। और ये जो वेट ऑफ सॉइल होगा ये ओवन ड्राई होगा। कैसे? ओवन ड्राई सॉइल होगी। ये हॉट एयर ओवन एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें हम सॉइल को सुखा लेते हैं, मॉइस्चर बिल्कुल निकाल देते हैं। तो उसका वेट और वॉल्यूम में जो पोर स्पेसेस हैं उन दोनों को मिला देंगे तो वॉल्यूम प्लस एयर हो जाएगी। तो इस कंडीशन में पार्टिकल डेंसिटी में ये एयर एक्सक्लूडेड होती है, यानी जो पोर स्पेस हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं, यहाँ पर इंक्लूड हैं। तो जब पोर स्पेस इंक्लूड हो जाएगा तो जो है इसकी बल्क डेंसिटी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नीचे का मान बढ़ेगा तो अंश का मान घटेगा। ठीक है। अगर हम नीचे वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो है बराबर में जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी?
घट जाएगी। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हमारा ये इंक्रीज नहीं होगा, नो चेंज ये भी गलत हो जाएगा, हार्ड हो जाती है जुताई पे ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा उसका हो जाएगा बल्क डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के साथ पोर स्पेसेस भी जुड़ जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, जो कहता है जीरो टिलेज इज जनरली मोस्ट सक्सेसफुल इन क्रॉप। जीरो टिलेज जो है वो सामान्यतः किस फसल में अधिक उपयोगी है या सफल है? तो धान में पडलिंग करते हैं तो जीरो टिलेज संभव नहीं है, मेज में भी नहीं और गन्ने में भी नहीं। जो सबसे सफल जीरो टिलेज करते हैं हम लोग वो होता है गेहूं में। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, व्हीट। सवाल नंबर 5 कहता है इन विच ईयर नेशनल सीड कारपोरेशन एनएससी इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो एनएससी बनी 1963 में, इसलिए इसका सही सवाल हो जाएगा ए 1963। ठीक है, तो ये जो है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा 1963 में बनाई गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि क्वालिटी ऑफ सीड और उसका प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो सके, इसके लिए नेशनल सीड कॉरपोरेशन बनाया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सवाल नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द सीड प्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम बाय अ प्लांट ब्रीडर। तो वैसे तो जो प्लांट ब्रीडर के लिए सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज में बनाया जाता है वो होता है न्यूक्लियस सीड, लेकिन जो एनएससी है नेशनल सीड कॉरपोरेशन वो उसको एज ए सीड नहीं मानती है। इसी वजह से जो पहला फर्स्ट ब्रीडर के द्वारा जो बनाया जाएगा सीड उसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। क्या बोलते हैं? ब्रीडर सीड। ब्रीडर से बनता है फाउंडेशन और फाउंडेशन से बनता है सर्टिफाइड, और जिसका सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं ट्रथफुल लेबल्ड सीड। समझ में आ गया? तो इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा ब्रीडर सीड। क्या हो जाएगा? ब्रीडर सीड। अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉमनली नोन एज व्हाट। ग्लोबल वार्मिंग किस रूप में जानी जाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग एटमॉस्फेयर पोल्यूशन के वजह से नहीं, ओजोन डिप्लीशन के वजह से नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से नहीं, जो ग्लोबल वार्मिंग जानी जाती है वो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के वजह से जानी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्लाइमेट चेंज। अगला सवाल है इन विच ईयर वाज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन इस्टेब्लिश। एनसीडीसी कब स्थापना हुई? ठीक, तो इसकी भी स्थापना जब नेशनल सीड कॉरपोरेशन की हुई तो उसी वर्ष में ये एनसीडीसी यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है हु वाज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर। आईसीएआर के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ठीक है, तो आईसीआर के पहले डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल थे। कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बीपी पाल। एमएस स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कहलाए। नॉर्मन ई बोरलॉग वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कहलाए। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये इनका बहुत बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर में, और इन्होंने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कराए थे। इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी बिहार में। बिहार में जो यूनिवर्सिटी है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर बीपी पाल।
सवाल अगला है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? उत्तर पूर्वी भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची क्या है? तो देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है, कहीं पर कोई खेती करना और वहाँ पर जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाना तो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्थान पर आके खेती करते रहना। फिर अगर इसकी उर्वरता खत्म हो जाए तो तीसरे स्थान पर चले जाना खेती करने के लिए। इस खेती को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है उसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? झूम कल्टीवेशन। और जो आपका स्लैश एंड बर्न खेती है, ये तो एक प्रकार का तरीका है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज करने के लिए। पोडू आपका जो है उड़ीसा में कहलाता है। उड़ीसा में क्या कहलाता है? उड़ीसा में पोडू कहलाता है। ठीक है। उड़ीसा के अलावा जो है आंध्रा और तेलंगाना में भी जो है इसका नाम पोडू है। और बेवर जो यहाँ पर लिखा है ये जो है सेंट्रल इंडिया में कहलाता है। जो सेंट्रल इंडिया का पोर्शन है वहाँ झूम कल्टीवेशन को बेवर नाम से जाना जाता है। झूम कल्टीवेशन को बेवर नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झूम कल्टीवेशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल जो है वो कहता है, व्हाट इज द डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस? ठीक, इसका पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा चुके हैं। जब ये सॉइल में एंट्री करेगा, रूट जून तक पहुंचेगा, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। और जब उसके नीचे और चला जाता है ग्राउंड वाटर में और उसको रिचार्ज करता है तो वो कहलाता है परकोलेशन। ठीक है। और अगर इस सतह पर बह के नदी नाले तालाब में चला जाता है तो इसको बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा क्या बोलता है? डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर। कहाँ? सॉइल सरफेस में। तो एंट्री ऑफ वाटर इनटू सॉइल सरफेस जो आपका कहलाता है वो होता है इनफिल्ट्रेशन। इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो कम से कम पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि पिछले वीडियो में कौन चीज़ें कहाँ एक्सप्लेन की गई हैं, किस चीज़ को कहाँ बताया गया है। और कम से कम अगर देख रहे हैं कुछ अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करते जाइए और साथ में लाइक करते जाइए। सवाल नंबर 12 कहता है, यील्ड पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन इवेपोट्रांसपायरेशन कॉल्ड। ठीक है। जो इवेपोट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी खर्च होता है उसके द्वारा जो पर यूनिट यील्ड पैदा होती है, उपज होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको वाटर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं? गलत है। क्या उसको इरिगेशन इफिशियंसी बोलते हैं? ये भी गलत है। क्या इसको वाटर कंजर्वेशन इफिशियंसी बोलते हैं? ये भी गलत है। तो यहाँ पर सही जो सवाल हो जाएगा वो वाटर यूज इफिशियंसी हो जाएगा। वाटर यूज इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा, वाटर यूज इफिशियंसी इज इक्वल टू आपका यील्ड, इकोनॉमिक यील्ड पर यूनिट एरिया, और उसमें ईटी इवेपोट्रांसपायरेशन कितना होता है उस यील्ड को पैदा करने के लिए, वो कहलाता है वाटर यूज इफिशियंसी। और हमने बताया था एक लेक्चर में कि वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो केम प्लांट की होती है, फिर C4 की होती है और उसके बाद C3 की होती है। तो सबसे कम वाटर यूज इफिशियंसी C3 की और सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी केम प्लांट की होती है। इसलिए यहाँ पर जो सवाल का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वाटर यूज इफिशियंसी। अगला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इरिगेशन एट फ्लावरिंग स्टेज इन पिजन पी? अरहर में फूल आने की अवस्था पर सिंचाई करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो उसकी यील्ड बढ़ जाएगी? नहीं, ये प्रभाव जो पड़ता है वो निगेटिव पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है। कैसा? नकारात्मक पड़ता है। तो यील्ड तो सकारात्मक हो गया। ठीक है। फ्लावर ड्रॉप
इंक्रीजेज और यील्ड डिक्रीजेज ये नकारात्मक हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा। अर्ली पोड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर अरहर में हम सिंचाई कर देंगे पोड फॉर्मेशन के समय में, फ्लावरिंग स्टेज जो होगी उस समय, तो फ्लावर जो है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और यील्ड आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है, हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस आपका डेवलप हो जाता है, उस वजह से जो है फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं और यील्ड जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, अगला सवाल है, द लैंड एरिया फ्रॉम विच वाटर ड्रेन्स टू ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड। वह भूमि जहां से जल एक सामान्य बिंदु पर एकत्र होता है क्या कहलाता है। जैसे ये एक पॉइंट है और हर तरफ से इस पॉइंट में वाटर आ रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ये पॉइंट कहलाता है वाटर शेड। क्या कहलाता है, वाटर शेड। धारा नहीं कहलाती है, स्ट्रीम बेसिन भी नहीं कहलाती है और ड्रेनेज भी नहीं कहलाती है। ये जो कहलाता है वो वाटर शेड कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाटर शेड। ठीक है, अगला सवाल क्या है, विच सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स इन प्लांट अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस। नमी के प्रभाव की स्थिति में पौधों में कौन सा पदार्थ संचित हो जाता है। नमी के प्रभाव में कौन सा पदार्थ संचित हो जाता है। क्या स्टार्च संचित हो जाता है, नहीं। प्रोटीन संचित हो जाएगी, नमी के प्रभाव में तो नहीं संचित होगी। ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये भी नहीं। जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोलिन। क्या हो जाएगा, प्रोलिन। प्रोलिन सब्सटेंस जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है, कब, जब मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन होती है तब। और ये जो है आस्मो प्रोटेक्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये कोशिका जो है, कोशिका के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से जो पानी निकलना चाहिए बाहर, ऑस्मोसिस के द्वारा जाना चाहिए, उसको रोक देता है। इसीलिए ये जो है बायोकेमिकल इंडिकेटर या ड्रॉट स्ट्रेस भी कहा जाता है इसको। जब ये प्रोलिन बन जाए तो समझ जाओ कि फसल में जो है मॉइस्चर ज़्यादा तेजी से उड़ रहा है और सूखा टाइप की स्थिति बन रही है। इस वजह से जो आपका आंसर यहाँ पर सही हुआ था, प्रोलिन हो गया था। अगला सवाल है, विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटरनेस इन नीम। नीम में बिटरनेस का कारण क्या है। ठीक है, तो नीम का जो बोटेनिकल नेम है वो एजाडिराजिटा इंडिका है और एजाडिराजिटा इंडिका से मिलता जुलता जो ऑप्शन आपका है वो कौन सा है ऑप्शन, वो ऑप्शन है डी। इसलिए जो सही आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी सही ऑप्शन हो जाएगा, एजाडिराजिटिन। ठीक है, निकोटीन आपका कहाँ पाया जाएगा, ये टोबैको में पाया जाएगा। ठीक है, क्विनीन किस में पाया जाएगा, तो क्विनीन आपका जो है सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है उसमें पाया जाता है। और टेनिन आपकी काहे में पाई जाती है, टी और कॉफ़ी में, टी और कॉफ़ी में पाई जाती है। इसलिए नीम में जो मतलब कड़वा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं एजाडिराजिटिन। ठीक है, और इस कड़वेपन के वजह से इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती हैं। कैसी, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इंसेक्ट के को मारने की काम करता है, इसलिए ये इंसेक्ट कंट्रोल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वाई डज क्लोरोफिल अपीयर ग्रीन। क्लोरोफिल ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल हरा क्यों हमको दिखाई देता है। तो ये जो है रेड लाइट और ब्लू लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
क्या कर लेता है, रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ रिफ्लेक्ट लिखा है लेकिन क्या करेगा, वास्तव में एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जो आपकी ग्रीन लाइट है इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ग्रीन लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा। इस परावर्तन के कारण ही हमको जो पत्तियां है, क्लोरोफिल है, वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, हरे प्रकाश को परावर्तित करता है। ठीक है, जो अगला सवाल है वो कहता है विच केमिकल इज यूज्ड टू इंड्यूज पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी को इंड्यूज करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जो जेनेटिक्स को पढ़े हैं और जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं उनको मालूम होगा कि जो कोल्चिकम और ऑटमनेल एक प्लांट होता है उसमें कोल्चिसिन निकलता है। क्या निकलता है, कोल्चिकम ऑटमनेल जो होता है उसमें कोल्चिसिन निकलता है। और वही कोल्चिसिन जो है जब हमारे सेल डिवीजन होता है तो प्लेट से ऊपर स्पिंडल फाइबर बनते हैं दोनों तरफ। ठीक है, और ये अपने अपने तरफ इस स्पिंडल फाइबर के द्वारा ये जुड़े रहते हैं और यहाँ से जो क्रोमोसोम होते हैं वो इधर को मूव करते हैं। ठीक है, ये जो कोल्चिसिन है वो उस मूवमेंट को क्या कर देता है, रोक देता है और यहाँ पर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या कहलाता है, कह रहा है पॉलीप्लाइडी इंड्यूस करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो वो होता है कोल्चिसिन, ना कि ऑक्सिन, ना ही जिब्रेलिन, ना ही साइटोकाइनिन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोल्चिसिन। 19 नंबर सवाल है व्हाट काजेज पंजेंसी इन मस्टर्ड। सरसों के तेल में तीखापन किस कारण से होता है। क्या वो एल्कालाइड होता है, एल्केलाइड तो होता ही है लेकिन कौन सा होता है, बात इस चीज की है। टेनिन नहीं है, फैटी एसिड नहीं है, जो है वो कौन है, ग्लूकोसाइनोलेट्स। तो जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है उसमें पंजेंसी जो है ग्लूकोसाइनोलेट्स के वजह से पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल है वो क्या कहता है, विच केमिकल इज यूज टू प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप इन सिट्रस क्रॉप। सिट्रस क्रॉप में फ्रूट ड्रॉप को कौन जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो है 2,4-D। कैसे प्रिवेंट करता है, जो एब्सिशन लेयर बनती है, क्या बनती है, जो एब्सिशन लेयर बनती है उस एब्सिशन लेयर को ये 2,4-D क्या करता है, बनने से रोक देता है। और एब्सिशन लेयर एब्सिसिक एसिड के वजह से बनता है और उसके वजह से पतझड़ हो जाएगा या फिर फ्लावर गिर जाएंगे। ठीक है, तो 2,4-D उसको क्या है, रोक देता है। इस वजह से फ्रूट ड्रॉप रुक जाता है सिट्रस में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2,4-D। ठीक, अगला सवाल, सवाल नंबर 21, विच वेजिटेबल इज रिलेवेंट रिचेस्ट इन विटामिन सी। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। क्या टमाटर में पाया जाता है, क्या पोटैटो में पाया जाता है, क्या नींबू में पाया जाता है, क्या शिमला मिर्च में पाया जाता है। तो नींबू में तो पाया जाता है लेकिन एक चीज ये जरूर है, शिमला मिर्च में नींबू से भी ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आंसर लेमन ना होके शिमला मिर्च होगा। जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे वो क्या करेंगे, लेमन को लगा देंगे कि हाँ नींबू खट्टा होता है इसीलिए इसमें विटामिन सी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, वो बारबेडास चेरी होती है। क्या होती है, बारबेडास चेरी होती है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो कौन हो जाएगा, कैप्सिकम, शिमला मिर्च। ठीक है, अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द मेन काज ऑफ पंजेंसी इन ओनियन। ओनियन में पंजेंसी का कारण क्या है। ये सवाल एक बार और पढ़ा चुके हैं तो इस सवाल का आप जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दें हमें। इसके अलावा जो अगला सवाल है वो 23 है, वो क्या कहता है, विच वेजिटेबल कंटेन्स द हाईएस्ट कैल्शियम। हाईएस्ट कैल्शियम किस सब्जी में पाया जाता है।
तो क्या पालक में? नहीं। कैरेट में? नहीं। ऑनियन में? नहीं। पाया किस में जाता है? फेनुग्रीक मेथी में। मेथी की जो पत्तियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें आयरन और प्रोटीन, इसके अलावा इसमें आयरन और प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेथी फेनुग्रीक हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है, वो कहता है एट विच कंसेंट्रेशन ऑफ Ga3, इसको वो बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड, डज फीमेल फ्लावर नंबर इंक्रीजेज इन कुकुम्बर। खीरा में Ga3 के किस सांद्रण पर जो फीमेल पुष्पों की संख्या है वो बढ़ती है? तो वो जो सांद्रण होगा वो आपका होगा 150 ppm। ppm को बोलते हैं पार्ट पर मिलियंस, यानी अगर 150 से 200 ppm का छिड़काव हम जिब्रेलिक एसिड का करेंगे खीरे पे तो उसमें जो है फीमेल फ्लावर ज़्यादा रुकेंगे, बनेंगे, और जो है जितने ही ज़्यादा फीमेल फ्लावर होंगे उतने ही हमारे खीरे ज़्यादा आएंगी और प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। इसलिए यहाँ सही हो जाएगा C 150 से 200 ppm। आज का लास्ट सवाल जो है वो है व्हाट टाइप ऑफ एसिड इज प्रोपियानिक एसिड। प्रोपियानिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? ठीक है, और हमने आज एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है और व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है और व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जो हम क्विज प्रोवाइड कराएंगे वो हर जगह प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, और जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ भी मिल जाएगा, और जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं ये भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो अभी क्या सवाल था? प्रोपियानिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो प्रोपियानिक अम्ल जो है वोलाटाइल फैटी एसिड है, वाष्पशील वसाधार अम्ल, इसको बोलते हैं वोलाटाइल फैटी एसिड। ठीक, तो ये हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आपका किस में पाया जाता है? जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जिसमें जिन एनिमल में रूमेन पाया जाता है उनके रूमेन में ये जो है प्रोपियानिक एसिड बनता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें लोगों में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच पाए। आज के इस लेक्चर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।